ठीक है। तो पहले थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ जो कि हमारा सबसे ज़्यादा तैयारी में समय जाने वाला है, जीएस को समझने में। जीएस जो कि 7 पेपर का समूह है, उसमें हम सीधे आंख बंद करके कूदे उससे पहले हम उपयोगिता वाला साइड समझ लेते हैं कि आखिर एग्ज़ामिनेशन क्यों चाह रहा है और एग्ज़ामिनेशन का ये रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, सारी परीक्षाएं अलग होती हैं और सारी परीक्षाएं अलग अलग टाइप के कर्मचारी को चयन करने के लिए बनी होती है। अगर मान लीजिए कि आपको बैंक में एक क्लर्क चाहिए, तो आप वैसे आदमी को चुनेंगे या उसको चुनने की प्रक्रिया आप उस तरीके से डिज़ाइन करेंगे जो उसके कौशल को रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि हमको एक कैशियर चाहिए, तो हमको चाहिए कि उसके पास मैथ बढ़िया है कि नहीं, उसका रीजनिंग बढ़िया है कि नहीं, वो तेज़ी से फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है कि नहीं। एक क्लर्क के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कला और संस्कृति पता है कि नहीं, भारत में डांस फॉर्म का कितना तरीका होता है ये पता है कि नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशन पता नहीं है। अगर हमको एक कपड़े का ब्रांड है और हमको एक मॉडल चुनना है अपने कपड़े को प्रदर्शित करने के लिए, तो हम परीक्षा ऐसे डिज़ाइन करेंगे जो कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। लंबा चौड़ा है कि नहीं, देखने में ठीक ठाक है कि नहीं, उसके नॉलेज पार्ट को नहीं देखेंगे। देखिए, जो तैयारी को लेकर के एक जनरल तरीका है, और ये बात बहुत शुरुआत में हो जानी इस चलते ज़रूरी है क्योंकि लोग रैट रेस में दौड़ जाते हैं। वो एक चूहे की दौड़ में दौड़ जाते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे काम है, ऐसे ऐसे करना है, बिना ये समझे कि ये परीक्षा क्यों ऐसा रिक्वायर कर रहा है या फिर ये दूसरे परीक्षाओं से कैसे अलग है। सभी परीक्षाएं अलग हैं, सबके ऑब्जेक्टिव अलग है और सबका तरीका अलग है। हम जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये लोक सेवा परीक्षा है सिविल सर्विसेज के लिए। ये असल में प्रशासकों को चुन रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को चुन रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम स्पेशलिस्ट के काम से अलग होता है। थोड़ा सा आपको हम काम के बारे में चीज़ों को बताएं। जो लोक सेवा होता है, गवर्नमेंट के अंदर जो सिविल सर्विसेज होता है, इसमें असल में 2 तरीके की सेवाएं होती है। कई सेवाएं होती हैं, लेकिन इसमें 2 तरीके की सेवाएं होती हैं। आप सिविल सर्विसेज को अगर आप हमारे झारखंड के अंदर में देखें तो सिविल सर्विसेज का ढांचा कैसे दिखाई पड़ेगा कि एक प्रशासनिक सेवा है, एक पुलिस सेवा है, एक स्वास्थ्य सेवा है, एक विधिक सेवा है, एक शिक्षा सेवा है, एक इरिगेशन सेवा है। यानी कई सारी सेवाएँ हैं जो कि मिल करके सरकार के ढांचे को, कार्यकारिणी को नीचे में एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम सिविल सर्विसेज कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग डीपर में इसको देखेंगे कि सेवा संवर्ग क्या होता है, कैसे काम करता है, रैंक क्लासिफिकेशन, और ये चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। पहले बात समझें कि हम इस सिविल सर्विसेज में जाने का प्रयास करें। ये परीक्षा सिविल सर्विसेज के लिए लोगों को छांटने के लिए बनाए। अब सिविल सर्विसेज में 2 तरीके के सेवाएं होती हैं। एक सेवाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं सामान्य सेवाएं, जनरलिस्ट सर्विसेज, और एक तरीके की सेवाएं होती हैं स्पेशलिस्ट सर्विसेज, विशेषज्ञ सेवाएं। दोनों में अंतर क्या होता है कि एक विशेषज्ञ सेवा कहने का मतलब क्या हुआ कि वो किसी एक मुद्दे पर विशेषज्ञता रखेगा। तो जैसे कि कुछ सेवाएं जो कि विशेषज्ञ सेवाएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा में एक डॉक्टर ही आ सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता है, वो एक विशेषज्ञ सेवा है। ऑडिट एंड अकाउंट सेवा हुआ, उसके अंदर में एक स्टैटिस्टिक्स का, मैथ का आदमी चाहिए, वही वाला आ सकता है। इस तरीके से कुछ स्पेशलिस्ट सेवाएं होती है। लेकिन जो प्रशासनिक सेवा है या पुलिस सेवा है या फिर कई ऐसे सेवाएं हैं जो कि सामान्य सेवाएं हैं। अब सामान्य और विशेषज्ञ के बीच में अंतर क्या होता है कि एक लोक सेवा में सामान्य वो विशेषज्ञ वो व्यक्ति है जो किसी एक मामले में किसी एक विषय वस्तु पर उसकी विशेषज्ञता है, और वो सिर्फ एक विषय वस्तु पर ही विशेषज्ञता है, वरना डेफिनेशन से वो विशेषज्ञता कहलाएगा भी नहीं। ये आदमी सिर्फ एक काम कर सकता है। तो जैसे कि अगर आपको स्वास्थ्य सेवा अगर बनानी हो तो स्वास्थ्य सेवा में आपको एक विशेषज्ञ चाहिए। आप चाहेंगे कि स्वास्थ्य ढांचा एक डॉक्टर ही चलाए, ऐसा नहीं कि कोई आर्ट्स ग्रेजुएट जो है वो स्वास्थ्य सेवा चलाने लग जाए, क्योंकि उस सेवा का डिमांड वैसा है। कुछ जो आपको क्लरिकल सेवा के लिए लोग चाहिए वो स्पेशलिस्ट सेवा है, वो क्लरिकल टास्क के लिए स्पेशलिस्ट होने चाहिए। जो टाइपिस्ट हुए, स्टेनोग्राफर हुए, वो उसके लिए स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन जो प्रशासन का काम होता है, देखिए लोक प्रशासन में 2 टियर के काम होते हैं। एक टियर के काम होते हैं वो लोग जो कि एक्चुअली काम को करते हैं।
ये विशेषज्ञ लोग होते हैं। जैसे कि हमने एजुकेशन सेवा में टीचर्स को लगा के रखा है जो कि नीचे में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर को लगा करके रखा है जो नीचे सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमने क्लर्कियल स्टाफ है जो कि सेवा प्रदान कर रहे हैं। काम करने वाले लोग विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन इस काम करने वाले लोगों के ऊपर में एक मैनेजमेंट टीयर होता है, एक प्रबंधन का स्तर होता है जो कि पॉडस्कोर काम करता है। ये जो ऊपर वाला स्तर है इसका काम करना नहीं है, ये डायरेक्टली नीचे काम नहीं करेगा, बल्कि इसका काम है कि जो काम कर रहे हैं उनका निर्देशन कैसे हो, उनका सुपरविजन कैसे हो, उनका नियंत्रण कैसे हो, उनका बजटिंग कैसे हो। वो मैनेजमेंट टीयर वाले ऊपर वाले होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में भी ऊपर का टीयर मैनेजमेंट टीयर होता है, नीचे में एग्जीक्यूटिव टीयर होता है। उसी तरीके से सिविल सर्विसेज में भी जो निर्देशन का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बजटिंग, स्टाफिंग, ये जो पॉडस्कोर काम का समूह कहते हैं, इसको प्रबंधन के काम कहे जाते हैं। तो जो प्रशासनिक सेवा वाले लोग होते हैं, जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो डीसी, कलेक्टर, कमिश्नर हुए, या राज्य प्रशासनिक सेवा में जो बीडीओ, सीओ और डिप्टी कलेक्टर और इस तरीके के लोग हुए, ये असल में मैनेजमेंट टीयर के लोग हैं। यानी कि इनको खुद नीचे उतर के काम नहीं करना है, ये खुद स्कूल में जाके नहीं पढ़ाएंगे, ये खुद डॉक्टर को नहीं देखेंगे, लेकिन इनका काम ये देखना है कि नीचे वाले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम काम ऐसे ही करते हैं, एक काम करने वाले को लगाते हैं और एक उसके ऊपर देखने वाले को लगाते हैं। हम सुपरवाइजर और वर्कर का मॉडल हम जो है सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगाते हैं ना। ये जो पॉडस्कोर काम है, ये जो प्रबंधन का काम है, इसके लिए एक विशेष टाइप के आदमी की ज़रूरत होती है जिसको हम सामान्यज्ञ कहते हैं। सामान्यज्ञ विशेषज्ञ से अलग होता है। विशेषज्ञ जहाँ एक विषय वस्तु पर बहुत ज़्यादा जानता है, लंबे समय से जानता है, वहीं एक सामान्यज्ञ वैसा व्यक्ति है जो एक विषय में विशेषज्ञता तो नहीं रखता है, लेकिन वो इतने विषय से वाकिफ़ है कि उसके सोचने का आयाम बहुत बड़ा है। तो वो एक, अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि एक जिला स्तर पे ही अगर एक प्रशासनिक निर्णय लिए जाना है कि हम जिला के बजट को कैसे आवंटित करें, हम पुलिस विभाग को कितना आवंटित करें, हम शिक्षा विभाग को कितना आवंटित करें, हम कृषि विभाग को कितना आवंटित करें, तो अगर एक स्पेशलिस्ट को काम दीजिएगा कि ये सोचिए कि क्या करना चाहिए, तो स्पेशलिस्ट का नज़रिया बड़ा सीमित है, क्योंकि वो जिस फील्ड से आता है वो सिर्फ उसी फील्ड को देख रहा है और सिर्फ उसी फील्ड के एक्सपीरियंस को समझ रहा है। वो एक बेहतर प्लानिंग नहीं कर पाएगा। ये विचार बहुत पुराना है। भारत में जो लोक सेवा आया वो अंग्रेज़ों ने लाया, और ये आइडिया भी उतना पुराना है कि लीड करने का काम सामान्यज्ञ करता है। और सामान्यज्ञ की विशेषता इस बात से आती है कि उसने घाट घाट का पानी पिया है। वो जो है सो मल्टीपल चीज़ों के साथ एक्सपोजर रखता है, तो वो सबसे बड़े नज़रिए से निर्णय ले पाएगा एक विशेषज्ञ के मुकाबले। तो प्रशासनिक सेवा में हमको सामान्यज्ञ चुनते हैं और स्पेशलिस्ट सेवाओं में हम स्पेशलिस्ट चुनते हैं। ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एक सामान्यज्ञ पोजीशन के लिए लोग को सेलेक्ट करने का प्रोसेस कर रहा है। परीक्षा आपसे किसी एक विषय वस्तु पर स्पेशलाइजेशन की आशा नहीं करती है, बल्कि ये आशा करता है कि आप कितना चीज़ जानते हैं। देखिए, अगर आपको विधिक सेवा के लिए, लॉ सर्विसेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको LLB होना चाहिए। अगर आप मेडिकल सेवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको MBBS होना चाहिए। लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वाले पोजीशन आएंगे जो सामान्यज्ञ सेवाओं के लिए होंगे, उसमें देखिए कि कोई ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होता है। एक इंजीनियर, उसको भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब पढ़ना पड़ेगा। और परीक्षा में हम देखेंगे कि आप अक्रॉस द डोमेन कैसे समझ पा रहे हैं, आप सारे चीज़ों को जोड़ के कैसे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। परीक्षा उसके हिसाब से बनी है। सब्जेक्टिव असल में इसी के लिए बनाया हुआ स्टेप है। सब्जेक्टिव क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव में एक आदमी के थिंकिंग का अंदाज़ा नहीं लगता है। ऑब्जेक्टिव में जो है आपके पास 4 विकल्प हैं, कुछ तुक्का भी मार रहे हैं, कुछ आप गलत लॉजिक से भी मार करके आप सही जवाब ला सकते हैं।
लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो हमको लोगों के बारे में समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा कि क्या वो सिर्फ नज़रिया एक ठो डाटा याद रखा है कि इस आदमी को ई अवार्ड मिला, इस आदमी को ई अवार्ड मिला, या बड़ा पैटर्न देख सकता है कि भारत का वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप में लगातार पिछले 10 साल से स्कोर गिर रहा है, इस चलते सरकार को कुछ प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें फिर से ऊपर की ओर आए। क्या वो इस बड़े नज़र में समझ पा रहा है कि ओलंपिक का प्रदर्शन हमारे यहाँ पिछले 10 साल से जैसा चल रहा है उसमें क्या बदलाव करें? एक ब्रॉडर आइडिया सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में झलक करके निकल करके आता है। तो ये बातें एकदम अर्ली में ही समझने की जरूरी है, क्योंकि ढेर सारे लोग जो कहानी आप सुनते हैं कि पीटी निकल रहा है कई बार से लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है, वो असल में एक गलत तैयारी का परिणाम है। अगर आप शुरुआत से ही बहुत डेटा ओरिएंटेड चलिएगा, हम रट रहे हैं, तो पीटी तो आपका आसानी से निकल जाएगा क्योंकि वो तो डेटा का मामला है। लेकिन मेंस में फिर क्या आप सारे चीज़ों को जोड़ करके एक ब्रॉडर दृष्टिकोण से, एक बड़े नज़रिए से आप बात बतिया पा रहे हैं कि नहीं बतिया पा रहे हैं, मेंस में सफलता इस बात पे आती है। हम देखते हैं कि आप चीज़ों को ये सोच पाते हैं कि नहीं जोड़ के, हम देखते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, हम देखते हैं कि विचारों की स्पष्टता कैसी है, हम देखते हैं कि आपका आउटलुक कैसा है, आप सकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। मेंस एग्ज़ाम का जो कॉपी चेक होता है वो कई बेंचमार्क पे चेक होता है, वो ऐसा नहीं है कि 10th मैट्रिक का कॉपी है कि हम 4 गो चीज़ लिख के आ गए और स्टेप मार्किंग में नंबर आ गया। हम कई कॉम्पिटेंसीज पे जज करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये आदमी अधिकारी है कि नहीं। तो अगर परीक्षाएं अलग हैं तो एक क्लर्क के लिए, एक रेलवे स्टाफ के लिए होने वाली परीक्षा और एक प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली परीक्षा एक कैसे हो, और अगर परीक्षा एक नहीं है तो तैयारी का तरीका एक कैसे हो सकता है? तो ये जो प्रशासनिक सेवा वाली तैयारी है ये एकदम अलग तैयारी है, इसको दूसरे के साथ मिक्स नहीं करते। बहुत जेनरिक करके जाइएगा तो वो बढ़िया सिविल सर्विसेज वाला आउटलुक नहीं निकलेगा जो कि कॉपी में हमको झलकना चाहिए, चीज़ दिखना चाहिए, है ना। तो हमारा ये नज़रिया है। हम इसमें एक छोटा सा उदाहरण और देंगे जस्ट टू मेक माय पॉइंट क्लियर कि हम आपसे किस तरीके की तैयारी की आशा करते हैं। देखिए, जो सारे एग्जामिनेशन जो कंपटीशन वाले हो रहे हैं उन सबको अगर आप एक नज़रिए में देखिएगा तो आप फंडामेंटली क्या पाइएगा कि 2 तरीके की परीक्षाएं हैं। एक तरीके की परीक्षाएं हैं स्पीड टेस्ट, उसमें 1 मिनट से कम समय मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एसएससी, जेएसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सभी वाले जो परीक्षाएं आप देख रहे हैं ये स्पीड टेस्ट है। इसमें आपको बहुत डीपर थिंकिंग एबिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको काम करने वाला स्पेशलिस्ट चाहिए, तेज़ी से कौन काम कर रहा है, हमको सोचने की क्षमता नहीं चाहिए। तो इस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी अलग जाती है। आप क्या करते हैं कि एक तरीके का क्वेश्चन सेट बना रहे हैं और इस तरीके का एसएससी रेलवे वाला चीज़ निकल जाता है। ये जो दूसरे हम लोग जिस लाइन में खड़े हैं ये स्पीड नहीं, डेप्थ टेस्ट है। इसमें आपको 1 मिनट छोड़िए, एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आप 3 मिनट तक का समय ले सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना है और आपसे 100 क्वेश्चन करने की भी आशा नहीं की जाती है। जो पिछला कट ऑफ गया है वो 55-60%, यानी कि आपको 50 से 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 120 मिनट में। आपके पास 2-3 मिनट से ज़्यादा समय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे वो कुछ तो होंगे कि देखते मार दीजिएगा, लेकिन जो रियल वाले होंगे वो होंगे जो कि आपको बैठ के वहाँ सोचना पड़ेगा, वो मजबूर करेंगे और हम देखेंगे कि 4 विकल्प में से कौन गलत विकल्प है उसको निकालेंगे, हम दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे और तब सॉल्व करेंगे। जिस दिन भी आप पीटी क्वालिफाई कीजिएगा आप देखिएगा कि असल में आपको जो पीटी क्वालिफाई कराया वो ये वाले क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा के स्थिति में एक बार में देखने से तो लगता है कि ये सवाल नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ जूझे, अपना जो अंडरस्टैंडिंग रहा उसको अप्लाई किए और वो चीज़ आपके पक्ष में चला गया। कंपटीशन थोड़ा सा का अंतर होता है, कंपटीशन में बहुत ड्रास्टिक सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में अंतर नहीं होता है ना। सो हमारे पास ये चीज़ है। अब देखिए हम लोग जनरल बातें हो गई कि हमारे करने का क्या नज़रिया है, वैसे उस बात को पूरा कर दें कि ये दोनों का एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे किसी को हम एक आदमी को शोले फिल्म का डायलॉग दिए कि लीजिए लाइन बाय लाइन शोले पिक्चर का डायलॉग लिखा हुआ है, उसको बोले कि जाओ जा करके रट के चले आओ। वो गया और बिना कुछ सोचे समझे ऊपर नीचे जो है सो रट के आ गया। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए
जो कि डेटा ड्रिवेन हो, कि जैसे कि बताओ तो कि उसने क्या डायलॉग बोला था, इन कुत्तों के सामने मत नाचना या कमीनों के सामने मत नाचना। तो एक आदमी जो कि डायलॉग बाय डायलॉग रट के बैठा हुआ है वो ज़्यादा सटीक जवाब दे सकता है, क्योंकि उसको शब्द बाय शब्द याद है। वहीं एक दूसरे आदमी को हम क्या बोले, उसको डायलॉग नहीं दिए, उसको बोले कि जाओ सिनेमा 4-5 बार बढ़िया से देख करके आ जाओ। ये आदमी और एक जो डायलॉग पढ़ के आया है, जो सिनेमा नहीं देखा है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है कि अगर स्पेसिफिक डिटेल पूछा जाए तो ये वाला बंदा जो है सो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो डिटेल याद किया है। लेकिन जहाँ सब्जेक्टिव डायमेंशन आ जाएगा और हम ये पूछने पे लगे कि ठाकुर का हाथ होता तो कहानी कैसे बदला होता, या ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता तो कहानी कैसे बदला होता, तो वो चीज़ों को एक साथ में जोड़ करके नहीं देख पाएगा। आपसे क्या आशा की जा रही है, आप उस तरीके की तैयारी करें जहाँ पे कि चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, क्योंकि अंततः मेंस में आपका जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो यही है कि उसके बारे में हम बोल पाएंगे कि नहीं, है ना। सो ये जनरल बातें रहीं कि तैयारी का मॉडल क्या है और किस तरीके से करेंगे। बाकी आगे सक्सेसिव हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्पष्ट होती जाएंगी। अभी हमारा उद्देश्य है पहले जीएस के फाउंडेशन पे काम करना। अभी 2-3 महीना आंख बंद करके जीएस को जितना तेज़ी से और जितना क्वालिटी से आगे बढ़ाया जा सकता है, अभी हमको बस वही करने की आवश्यकता है। चलिए, आज से हम लोग पॉलिटी पेपर ओपन कर रहे हैं, है ना। पहले तो पेपर से परिचय हो जाए, परीक्षा के महत्व से परिचय हो जाए कि इसका एग्जामिनेशन सिग्निफिकेंस क्या है और इस पेपर को तैयार कैसे करें, हाँ, तैयार करने का तरीका क्या है। हम उतरेंगे पढ़ने में, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें हो जाए। एग्जामिनेशन सिग्निफिकेंस बहुत हाई है, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में जाइए आपको अराउंड 20% का जो पीटी का क्वेश्चन मिलने जा रहा है वो इससे मिलने जा रहा है। आपके जेपीएससी में पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 4 है वो इसके ऊपर बैठा हुआ है। एग्जामिनेशन यूटिलिटी बहुत हाई है। कुछ जो कोर पेपर जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है उनमें से ये एक पॉलिटी है। दूसरी बात, पॉलिटी का पेपर बहुत गिविंग पेपर है, मतलब कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें कि आप मेहनत कितना भी कीजिए वो बहुत आउटपुट निकालेगा नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देख लीजिए या साइंस एंड टेक देख लीजिए, उसमें करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा है, या आर्ट एंड कल्चर देख लीजिए, उसमें करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा है कि आप 6-6 महीना बैठ करके खाली साइंस पेपर बनाने पे भी जाएंगे तो 100% क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा नहीं, वो वैसा वाला पेपर है। लेकिन पॉलिटी वैसा वाला पेपर नहीं है। पॉलिटी ऑन द अदर हैंड वैसा वाला पेपर है जो कि 100% नंबर निकाल के देगा। और हमारे पॉलिटी का अब तक का क्लास का परफॉर्मेंस रहा है, यूपीएससी पीटी में 95% से नीचे कोई अटेम्प्ट करके नहीं आया। थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पेपर में आप अगर परीक्षा निकाल करके आइएगा और आपसे कोई पूछेगा कि सबसे मजबूत पेपर कौन रहा, आप पॉलिटी बोलिएगा। पॉलिटी में टाइम डालिए, पॉलिटी बहुत गिविंग पेपर है और आपका फाउंडेशन स्टोन है, इस पेपर के ऊपर ही आपका सब कुछ बैठा हुआ है ना। तो इस चलते आज हम लोग पॉलिटी पेपर से बात शुरू कर रहे हैं। आज पॉलिटी देखेंगे, कल इकोनॉमी देखेंगे, उस तरीके से अभी पहले एक वीक में हम लोग अलग अलग पेपर से इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद हर पेपर को हम लोग खींचना चालू करेंगे, आगे ग्रो करने लगेंगे। पहले पॉलिटी में उतरे उससे पहले जनरल स्टडीज़ के लेवल में एक टिप्पणी हम करते चले कि देखिए अभी सिर्फ अर्ली स्टेज ही वो जगह है जहां हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी अलग अलग बतियाते हैं। बाद में जो है सो हम अलग नहीं बतियाएंगे, क्योंकि मेंस के लेवल में जब आप चले जाएंगे तो ये सब्जेक्ट का विभाजन नहीं रह जाता है, चीज़ें इंटीग्रेट कर जाती है। जैसे कृषि जो हुआ वो ज्योग्राफी के साइड में भी पड़ जाएगा, इकोनॉमी के साइड में भी पड़ जाएगा, कई चीज़ साइंस एंड टेक में भी पड़ जाएगा, इकोनॉमी में भी पड़ जाएगा। तो आगे चल करके ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का विभाजन नहीं है। एक जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं उनको दिमाग में मेंटल फ्रेमिंग करने के लिए हम सब्जेक्ट वाइज तोड़ रहे हैं, वरना जैसे ही हम लोग मेंस के लेवल पे आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि सभी विषय जो हैं वो एक साथ में इंटीग्रेट कर जाते हैं। इन सभी विषयों का एक साथ में इंटीग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में आपका आंसर बढ़िया नहीं निकलेगा अगर आप सारे विषय को एक साथ में नहीं मिला पाएंगे। उदाहरण आपको हम देना चाहें, ज्योग्राफी या इकोनॉमी से अगर इकोनॉमी के पेपर, लेट से कि पेपर 5 में आपसे हम क्वेश्चन पूछ दिए कि भारतीय पेपर 5 में नहीं, ये पेपर 3 में जाएगा, भारतीय मानसून के प्रभाव पर चर्चा करते हुए भारत हेतु मानसून का महत्व उजागर करें।
अब देखिए, अगर आप सब्जेक्ट लाइन से सोचिएगा तो मॉनसून के बारे में दिमाग में क्या आएगा? मॉनसून का प्रभाव गिनाने में आप बोलिएगा कि आर्थिक प्रभाव है, आप बोलिएगा कि मॉनसून नहीं आएगा तो सूखा पड़ जाएगा, आप बोलिएगा मॉनसून नहीं आएगा तो कृषि उत्पादन कम पड़ जाएगा, आप बोलिएगा मॉनसून नहीं आएगा तो बाजार में मुद्रास्फीति आ जाएगा। लेकिन ये सभी इकोनॉमी का डायमेंशन है। असल जवाब होगा तो क्या होगा? मॉनसून का आर्थिक प्रभाव है, मॉनसून का राजनीतिक प्रभाव है। एक साल मॉनसून ऊपर नीचे, 2-3 साल मॉनसून गड़बड़ा जाए तो सरकार सत्ता जो है वो हिल जाएगा। मॉनसून का सांस्कृतिक प्रभाव है, अब कला संस्कृति भी आ जाएगा। कितनी ही रचनाएं, कितनी ही कविताएं, कितनी ही कहानियां मॉनसून के ऊपर बैठी हुई हैं। देखिए कि बॉलीवुड आज भी अगर दुख और खुशी दोनों दिखाना होता है तो बारिश का इस्तेमाल करता है। मॉनसून का सांस्कृतिक प्रभाव है, मॉनसून का ऐतिहासिक प्रभाव है। देखिए हिस्ट्री भी इसमें घुस जाएगा, क्योंकि ये मॉनसून नहीं होता तो भारत की ये विशेष जलवायु नहीं होती, वो मसाले नहीं होते, वो उपनिवेशवाद नहीं होता, ब्रिटिश नहीं आते और कहानी इतिहास इस तरीके से नहीं चलता। मॉनसून का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, मेरे जो बात का सार है वो ये है कि हम अभी पढ़ने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को हम अलग अलग करके हम ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको इस बात का ध्यान देना है कि असल में ये सारा एक ही चीज़ का अलग अलग आयाम है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है सोसाइटी। हम लोग एक सामान्य प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन भले ही सिलेबस दाएं बाएं बोल रहा है, हम आपको बताते हैं कि एग्ज़ामिनेशन आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है। एग्ज़ामिनेशन रिक्वायर कर रहा है कि आप समाज को समझें, आप जो है सो ह्यूमन सोसाइटी को समझें। ये जो जीएस हैं ये इसी समाज के अलग अलग आयाम हैं। हम पॉलिटी में देख रहे होते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपुल, ये जो लोगों का समूह एक साथ में रह गया, ये सामूहिक निर्णय कैसे लेता है, ये कलेक्टिव डिसीजन कैसे लेता है, ये पॉलिटी का नज़रिया है। इकोनॉमी में आएंगे तो हमारा ये देखने का नज़रिया हो गया कि ये जो लोग हैं, ये सीमित संसाधन अगर मौजूद होगा तो इनका व्यवहार कैसे बदलेगा। बाज़ार में एक चिकन का कमी हो गया तो मटन पे क्या प्रभाव होगा, बाज़ार में ये हो कैसा हुआ, तो उसका वो संसाधन का पक्ष है। ज्योग्राफी में इन्हीं लोगों का, समाज का भौगोलिक हम स्थिति देख रहे होते हैं कि भूगोल ने कैसे इस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है। और देखिए भूगोल का प्रभाव है ना, अगर डाल्टनगंज की कई प्रशासनिक चुनौतियों में एक चुनौती आप बोलिएगा कि पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन ज्योग्राफी अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं हम झारखंड के एक बृहद नदी के बैंक पे बैठे हुए हैं। नॉर्थ कोयल रिवर जो है एक बड़ा नदी है, इसके तट पे बैठे हुए हैं। पानी की समस्या तो भूगोल की समस्या ही नहीं है, पानी की समस्या प्रशासन की समस्या है, पानी की समस्या भंडारण की समस्या है, मैनेजमेंट की समस्या है कि आप उसको स्टोर कैसे कीजिएगा, उसको जो है सो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कीजिएगा। सो ये जो जीएस में हम जितने भी विषय पढ़ रहे हैं वो असल में मानव समाज के ही अलग अलग आयामों को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और लास्ट में ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होंगी तो मेंस में एक होलिस्टिक जवाब निकलेगा जो कि सभी पहलुओं को एक साथ में रखता है। बाकी के विषयों पे हम लोग आगे उतरेंगे। आज पहले हम लोग पॉलिटी के को ओपन कर ले, हमारा डिस्कशन जो है वो पहले पॉलिटी में चला जाए, है ना। पहले तो बेसिक चीज़ों से बात हो कि आखिर पॉलिटी पेपर में हमको पढ़ना क्या है, और इस स्टैंडिंग में खड़े होकर के बात करें कि हमको कुछ नहीं बुझाता है, हमको नहीं पता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए पॉलिटी में हम मानव समाज के निर्णय के प्रक्रिया को पढ़ रहे होते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में निर्णय कैसे लिए जाएंगे, डिसीजन कैसे मेक किया जाएगा। होता क्या है कि हम इंसानों का जो हम इंसान जो हैं वो दूसरे जानवरों की तरह ही हैं, लेकिन दूसरों से थोड़े भिन्न भी हैं। कई जानवर ऐसे हैं जो कि प्रकृति में अकेले जी सकते हैं। हमारे पास शेर चीतों के देखिए तो उनके बहुत बड़े झुंड नहीं होते हैं, 2-4 होंगे और उनकी सारी आवश्यकता वो पूरी खुद से कर लेंगे। लेकिन मानव उन जीवों में से नहीं है, हम ह्यूमंस जो हैं उनमें से नहीं हैं जो कि प्रकृति में अकेले रह सकते। एक तो कि हमारा एवोल्यूशन से बनावट ऐसा है कि प्रकृति के लिए बने नहीं है। थोड़ा ठंडा गर्मी हो गया तो बुखार छींक आने लगेगा, शेर चीता के सामने हम लोग कहाँ टिकने वाले। मानव हमेशा से विकसित हुए हैं समूह में रह करके। समूह में रहना इनको सुरक्षा प्रदान किया है, समूह में रहना इनके समाज को चलाता है। एक छोटा सा एक्शन ही आप देख लीजिए,
सुबह उठ कर के अगर हम चाय पिए तो ये कितना सामूहिक काम था, ये कितना इंटीग्रेटेड काम था कि मानव समाज के इतने सारे लोगों ने अगर भागीदारी नहीं की होती तो अभी के समय हम ये चाय नहीं पी पाते। अगर ये चाय कम्प्लीटली हमको अपने से पीना होता तो हमको क्या करना पड़ता, हमको चाय का बागान लगाना पड़ता, हमको चाय पत्ती तोड़ना पड़ता, हमको गाय पालना पड़ता, हमको दूध निकालना पड़ता, हमको ईंधन इकट्ठा करना पड़ता, हमको मेटल तैयार करना पड़ता, हमको गन्ना उगाना पड़ता, चीनी बनाना पड़ता, तब हम खुद से चाय पी पा रहे हैं। मानव समाज इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, हम एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे का सोसाइटी का रचना ही है। तो अगर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सोसाइटी जिसमें कि कोई भी काम हो रहा है वो सारे ह्यूमन से, आप शरीर में जो कपड़ा पहने हुए हैं कितने सारे लोगों ने योगदान दिया होगा तो एक कपड़ा पहन पाए हैं आप, आपके आँख पे जो चश्मा है वो कितने सोर्सेस से आ रहा है, आपका एक दिन असल में कितने ह्यूमंस का कंट्रीब्यूशन है कि आप अपना एक दिन गुजार पा रहे हैं। मानव समाज का रचना ही ऐसा है, ह्यूमन सोसाइटी इसी तरीके से बना है। तो अगर हम समूह में रहते हैं और मानव सोसाइटी इस तरीके के कलेक्टिव ग्रुप है तो इस समूह के क्या क्या फीचर्स हैं, हम इस समूह का व्यवहार कैसे होगा, हम जो है सो जीएस में यही पढ़ने का प्रयास करें। पॉलिटी में हमारा उद्देश्य ये है कि ये समूह में निर्णय कैसे लिए जाएंगे। अब देखिए, चूंकि समूह है तो होता क्या है कि एक का निर्णय दूसरों को प्रभावित करता है। थोड़ा निर्णय पे बात हो जाए। हम ये ह्यूमंस जो हम इंसान हैं, ये सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक हम कितने सारे निर्णय लेते हैं। हमारा ज़िंदगी जो है वो निर्णय से भरा पड़ा हुआ है। पैदा होना किसी दूसरे का निर्णय था, लेकिन एक बार आप पैदा हुए तो उसके बाद से हर एक दिन, हर एक क्षण एक निर्णय है। आपका यहाँ बैठा होना एक निर्णय है, आपका यही शर्ट पहनना ये निर्णय है, आपका बाल का स्टाइल ये रखना ये आपका निर्णय है। यानी दिन भर हम निर्णय ले रहे होते हैं, कंटिन्यूअस ले रहे होते हैं। निर्णय दो तरीके के होते हैं। एक तरीके के निर्णय होते हैं जिनको हम कहते हैं व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय वैसे निर्णय हैं जो कि सिर्फ हमको प्रभावित करते हैं, किसी दूसरे को नहीं प्रभावित करते। रात में हम 2 रोटी खाने जा रहे हैं, 3 रोटी खाने जा रहे हैं, सिर्फ हमको प्रभावित करेगा, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। हम अगर सुबह 8 बजे उठे या 6 बजे उठे, अगर कोई क्लास नहीं है तब तो वो व्यक्तिगत निर्णय। लेकिन आज हम पॉलिटी का क्लास रख रहे हैं, कल हम ज्योग्राफी का क्लास या इकोनॉमी का क्लास रख रहे हैं, ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये एक सामूहिक निर्णय है। क्योंकि देखिए, हम समूह में इस क्लास में बैठ कर के काम कर रहे हैं, हम सभी एक ग्रुप में एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। हमारा वो निर्णय सिर्फ हमको नहीं प्रभावित करता है, आप सबको प्रभावित करता है। कल का पेपर के हिसाब से आपको रिवीजन अलग करके आना पड़ेगा, कल के पेपर के हिसाब से आपको कल का दिन का काम अलग करना पड़ेगा। तो ये सामूहिक निर्णय। अब ह्यूमन सोसाइटी में चूंकि सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, और अगर आप राजनीतिक रूप से इकाइयाँ देखें तो अगर परिवार बना है तो वो एक समाज है। हम क्लासरूम में बैठे हैं तो देखिए ये एक समाज है। हमारा राज्य देश तो एक बड़ा समाज है ही है, लेकिन समाज छोटे स्तरों पर भी बिलोंग कर सकता है। आपका जो मित्र मंडली हुआ, जो आपका फ्रेंड ग्रुप है, वो एक समाज है। एक समाज के अंदर सामूहिक निर्णय कैसे लिए जाएंगे, राज्य व्यवस्था में हम सिर्फ इसी विषय वस्तु को पढ़ रहे होते हैं। हम लेंदी प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ने के लिए हम 75 चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन आपको हम आज फर्स्ट क्लास में खड़े होकर के एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक सामूहिक निर्णय कैसे लिया जाएगा, है ना। अब सामूहिक निर्णय ट्रिकी होते हैं। सामूहिक निर्णय के साथ बात क्या है, अभी हम लोग डिस्कशन पे उतरेंगे तो हम समानता वाले एक आइडिया के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सामूहिक निर्णय एक घर में लिए जा रहा है। घर के अंदर में एक पिताजी हैं, एक माताजी हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ छोटे बुतरू लोग हैं। अब रात में डिनर क्या बनना है वो एक पॉलिटिकल निर्णय है, वो एक सामूहिक निर्णय है। और यहाँ से आगे चलते हुए हम लोग दिमाग में ये क्लियर कर लें कि कभी भी हम पॉलिटिकल बोल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, सामूहिक प्रभावित करने वाला निर्णय, एक समूह को प्रभावित करने वाला निर्णय। तो अगर हम कल क्लास क्या रख रहे हैं वो एक राजनैतिक निर्णय है। रात के अंदर में रात में जो है सो घर में डिनर क्या बनने वाला है वो एक राजनैतिक निर्णय है। हम लोग वेकेशन में कहाँ परिवार जाने वाला है वो एक राजनैतिक निर्णय है। जहाँ एक निर्णय समूह को प्रभावित करने लग गया तो वो राजनैतिक निर्णय कहलाने जाएगा, है ना।
अब ये जो राजनीतिक निर्णय हैं ये अलग अलग तरीके से लिए जाएंगे। अभी हम लोग समानता वाले पक्ष में आते हैं कि राजनीतिक निर्णय कैसे लिया जाएगा, और पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस इसी बात पे है कि राजनीतिक निर्णय कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो राज व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है और सामूहिक निर्णय कैसे लिए जाएंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन ये चीज़ रहा। अगले मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आखिर तो ह्यूमन सोसाइटी को अगर हम पीछे से पलट करके देखें, अगर समाज का यही रचना है तो हम पीछे से किन किन व्यवस्थाओं को देखें। अगर ये व्यवस्था अगर इतनी ज़रूरी है कि सामूहिक निर्णय लेने की एक व्यवस्था हो, तो अगर इतनी ज़रूरी है तो हमको कितना पीछे से नज़र आता है, कब से हमको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन्स इस तरीके से सामूहिक निर्णय ले रहे हैं। बात जाती है सभ्यता पे। देखिए, हम मानो तो पृथ्वी पर बहुत लंबे समय से थे, हम पहले घुमंतु थे, हम इधर चल रहे हैं, हम बंजारे हैं, जंगल से फ्रूट तोड़े, अपनी आवश्यकता हम स्वयं पूरा करते थे, हम स्थिर नहीं रहा करते थे। लेकिन उस समय को हम सभ्यता नहीं कहते। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन हम तब कहेंगे जब एक समाज में हमको 4 लक्षण नज़र आने लगे। एक समाज में ग्रुप में जब 4 लक्षण नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि सभ्यता है। और चूँकि इन्हीं के आधार पे हम सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता कहते हैं और सिंधु घाटी से पहले वाले लोगों को हम सभ्यता नहीं कहते। क्या चीज़ें हैं, जब तक अकेले घुमंतु चल रहे थे तब तक अपने सारे काम हम खुद कर रहे थे, यानी अपने लिए भोजन इकट्ठा करना भी हम कर रहे थे, अपने लिए वस्त्र भी हम कर रहे थे। लेकिन जब हम सभ्यता हुए, हम एक जगह बैठ गए, एक जगह स्थिर हो गए, खेती करने लगे, तो पहला चीज़ जो निकलेगा वो है श्रम का विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। यानी एक आदमी सब काम नहीं करेगा बल्कि एक आदमी किसी एक काम में विशेषज्ञता हासिल कर लेगा। जैसे कि कोई किसान है तो वो सिर्फ अन्न उत्पादन करेगा, कोई जुलाहा है तो सिर्फ कपड़ा बनाएगा, कोई कुम्हार है तो सिर्फ बर्तन बनाएगा, कोई एक काम में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। दूसरा लक्षण क्या है, अगर जब एक काम में स्पेशलाइजेशन हो गया तो एक व्यक्ति अब उत्पादन अपनी आवश्यकता से ज़्यादा करने लगेगा। यानी कि जब तक आप घुमंतु थे तो आप कितना खाना प्रोड्यूस करते, उतना जितना आपकी आवश्यकता थी। लेकिन सभ्यता में आप क्या देखेंगे कि अब आपका प्रोडक्शन लेवल अपनी आवश्यकता से ज़्यादा है। एक किसान अपने खाने से ज़्यादा अन्न उगाएगा, एक कुम्हार अपने प्रयोग से ज़्यादा बर्तन बनाएगा, एक जुलाहा अपने प्रयोग से ज़्यादा कपड़ा बनाएगा। अगर ये 2 चीज़ें हो गई कि कोई अलग अलग आदमी अलग अलग काम में विशेषज्ञता रखता है और ये चीज़ हो गई कि हमारे पास अधिशेष उत्पादन भी होने लगा, एक आदमी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा होने लगा, तो तीसरा चीज़ जो कि प्राकृतिक रूप से हो जाएगा वो है व्यापार, ट्रेड। अब हमारे पास कुछ है जो कि हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है और हम वो करते हैं, आपके पास कुछ है जो कि आपकी आवश्यकता से ज़्यादा है, तो हम क्या देखेंगे कि ट्रेड होने लगेगा। आपको हम रिमार्क करना चाहेंगे, सभ्यता को हम बैठते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर पहली बार सभ्यता आएगी तो उसमें क्या लक्षण होगा, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स का उदय देख रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक के इंट्रो में भी इस बात को देखेंगे, इकोनॉमिक्स कब से आया, ये अर्थव्यवस्था, व्यापार, हम जो है सो चीज़ों को ट्रेड कर रहे हैं, ये कब से आया। तो जब से सोसाइटी आया, जब से हम साथ में समाज का रूप आया कि लोग साथ में बैठने लगे, तो वैसे ही प्राकृतिक रूप से व्यापार शुरू हो जाएगा, ट्रेड शुरू हो जाएगा। चौथा चीज़ क्या है कि अब अगर सभी कोई अलग अलग चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो आप समाज में अब क्या देखेंगे कि समाज में अब समानता के स्थान पर एक पदानुक्रम का निर्माण हो जाएगा। सभ्यता के साथ जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है पदानुक्रम। पदानुक्रम कहने का मतलब क्या हुआ, एक सीढ़ी नुमा ढांचा जिसमें कोई ऊपर है कोई नीचे है। अगर आप सोसाइटी में कई पदानुक्रम देखते हैं, अमीर गरीब एक पदानुक्रम है, धीरू भाई अंबानी जो है सो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में ऊपर बैठे हुए हैं, गरीब रिक्शा चलाने वाला नीचे बैठा हुआ है। सोसाइटी में आप इस तरीके के पदानुक्रम को बनते देखेंगे। अब हमारा सवाल है कि पदानुक्रम बना ही क्यों, क्या समाज में जो है इक्वालिटी नहीं रह सकता था, क्या सब चीज़ें जो हैं इक्वल नहीं हो सकती थी। और पॉलिटिकल साइंस में हम इन विचारों पे थोड़ा डीपर डिस्कशन करेंगे कि
समानता का विचार कितना अच्छा विचार है। हम देखते हैं कि एक आदमी अमीर है जो कि 5 स्टार होटल में बैठ करके 5,000 रुपये का डिश छोड़ करके चला जा रहा है, और एक आदमी डस्टबिन से निकाल करके खाना खा रहा है, गरीबी के कारण फेंका हुआ खाना खा रहा है। अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर आप भावनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि सोसाइटी में पदानुक्रम नहीं होना चाहिए। अगर आप और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इस चलते काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि हम जो कॉमन सेंस से सोचेंगे वो इस पे लागू नहीं होता है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये इस तरीके का पदानुक्रम सही बात नहीं है। कोई किसी के पास ज़्यादा क्यों हो, किसी के पास कम क्यों हो, सबके पास बराबर चीज़ें क्यों ना हो जाए, है ना। सो एक बार रुकते हैं और रुक करके ज़रा इस समानता वाले मुद्दे पे ज़रा एक बार हम लोग विचार करें कि क्या एक समाज में समानता हो सकता है, कैन अ सोसाइटी बी इक्वल। और समानता अगर कहें तो हम बहुत ब्लंट सेंस में कह रहे हैं, हम अगर समानता की बात कर रहे हैं तो हम कई तरीके की समानता की बात कर सकते हैं। 2 विशेष समानता पे अभी हम बात करेंगे। एक समानता आर्थिक समानता। आर्थिक समानता कहने का मतलब क्या हुआ, पैसे में, संसाधन में सबके पास समानता, यानी सबके पास बराबर पैसा हो, किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं हो, किसी के पास कम पैसा नहीं हो। दूसरा राजनैतिक समानता, यानी कि निर्णय लेने में सबका समान अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि कोई एक राजा है जो कि बोल रहा है उसका बात ज़्यादा वैल्यू रखेगा और जो दूसरा कोई है जिसका बात वैल्यू नहीं रखेगा। एक राजनैतिक समानता या असमानता कुछ ऐसा दिखेगा। पहले आर्थिक समानता की बात कर लें। हम लोग जस्ट इस पॉलिटी इंट्रो के बाद में हम लोग इकोनॉमी का इंट्रो शुरू करने वाले हैं। इकोनॉमी में हम क्या समझेंगे कि नए मनी का प्रोडक्शन, नए मुद्रा का उत्पादन प्रोडक्शन के स्थल पे होता है, यानी जहाँ कहीं पे वस्तु का निर्माण हो रहा हो या जहाँ कहीं पे सेवा का निर्माण हो रहा हो, इकोनॉमी में रियल मनी का जो नया मनी का जो जनरेशन होता है वो उस पॉइंट पे होता है। जैसे कल तक घड़ा नहीं था, हमने जैसे ही एक घड़ा बना दिया, अब इकोनॉमी में पुफ से एक नया मनी जनरेट कर गया जो इस घड़े को मैच करेगा। ये क्लास कल तक नहीं था, ये सेवा कल तक नहीं थी, आज जैसे ही हम क्लास कर लिए तो ये एक नया मनी जनरेट कर गया। तो इकोनॉमी में मनी का जनरेशन आरबीआई के पास नहीं होता है, आरबीआई खाली छापता है। नया मनी का जनरेशन प्रोडक्शन के पॉइंट पे होता है, जहाँ उत्पादन का स्थल है, जहाँ कुछ चीज़ जो है बन रहा होता है, वहाँ पे न्यू मनी का प्रोडक्शन होता है। अगर इकोनॉमिक्स का इतना बेसिक हम समझ रहे हैं तो अब सोचिए कि आर्थिक समानता कैसे होगी। आर्थिक समानता अगर आप कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कैंसर का डॉक्टर जो बच्चों के ब्रेन कैंसर को ठीक करता है, उसकी कमाई भी उतनी ही हो रही है जितना कि एक पान गुमटी में सिगरेट गुटखा बेचने वाले की। दोनों का समान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों समान उत्पादन नहीं कर रहा है। जो हायर वैल्यू गुड का उत्पादन करेगा उसके पास ज़्यादा मनी जनरेट होगा, जो लोअर वैल्यू गुड का उत्पादन करेगा वो कम मनी जनरेट होगा। एक आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाइए तो आप एक दिन में जो है सो 5,000 10,000 रुपया आप मनी जनरेट कर रहे हैं। आपका पर डे का सैलरी जो है वो इतना, अगर सारे चीज़ों को मिला दे तो इतना आपका पर डे का सैलरी जनरेट कर रहा है। और वहीं एक लेबरर आपसे शायद ज़्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन वो खेत में काम करके आपसे कम मनी जनरेट कर रहा है। क्यों ये डिफरेंस है? क्योंकि सबका वैल्यू एक नहीं है। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वैल्यू एक नहीं है। अगर आप बाज़ार में घड़ा बेचने जाएं और फ़ोन बेचने जाएं तो दोनों का वैल्यू एक नहीं है। तो चूँकि अलग अलग लोगों का उत्पादन क्षमता अलग अलग है, इस चलते सभी लोग इक्वल कमाई तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हायर वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो है सो कम हो रहा है और जो लोअर वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है उसका ज़्यादा हो रहा है। तो एक प्रोडक्शन से मायने रखता है। लेट्स से, और बीच में हम लोग कम्युनिज्म वगैरह कार्ल मार्क्स के विचारों पे थोड़ा आएंगे कि अगर मान लीजिए कि दुनिया के सारे पैसे को हम ले करके आज इक्वलाइज कर दें, हम सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दें, तो भी क्या आर्थिक समानता रह पाएगी? नहीं।
थोड़ा समय छोड़ दीजिए और उसके बाद क्या देखेंगे, कुछ लोग होंगे जिनमें धन संचय का प्रवृत्ति ज़्यादा होगा, जो कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड होंगे, उनके पास धन बढ़ जाएगा। कुछ लोग होंगे जो खर्चा करने वाले, जो कि बैड टेंडेंसी रखेंगे, उनका घट जाएगा। यानी प्रकृति में आप पूर्ण आर्थिक समानता डाल भी दे दीजिए बल से और थोड़ा समय छोड़ दीजिए, तो फिर कैसा होने वाला है, वही पदानुक्रम सीढ़ी वाला ढांचा, क्योंकि हम सभी व्यक्ति अलग हैं। आर्थिक समानता ना तो प्राकृतिक है ना तो संभव है ना। हम लोग समाजवाद पे बात करेंगे तो क्या छोड़ दिया जाए कि कुछ नहीं किया जाए, कि कोई 5000 प्लेट का फेंक रहा है और कोई कूड़ेदान से उठा के खा रहा है, नहीं, वो एक दूसरा नज़रिया है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना हम बात करें कि असमानता प्राकृतिक है, सोसाइटी में हमेशा हायरार्की होगा, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा। राजनीतिक समानता की बात भी कर ली जाए। अगर राजनीतिक समानता हम बोल रहे हैं, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि एक सामूहिक निर्णय लेने का सबका क्षमता बराबर हो। जरा प्रैक्टिकली सोच करके देखिए कि घर में एक पिताजी हैं, एक माताजी हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बुतरू लोग हैं। अगर सबका राजनीतिक अधिकार समान है, इसका मतलब घर में जो भी कलेक्टिव डिसीजन में किया जा रहा है उसको बनाने का अधिकार सबका समान है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या देखेंगे, एक राज्य व्यवस्था काम ही नहीं कर पाएगा, कोई निर्णय ही नहीं लिया जा पाएगा। क्योंकि अगर सबका अधिकार समान है तो एक आदमी बोल रहा है कि रात में आलू पराठा बने, एक आदमी बोल रहा है कि पूरी भुजिया बने, और एक बुतरू है वो तो कह रहा है कि रात में जलेबी चलेगा। तो सबका अधिकार अगर बराबर है तब तो डिनर बनने से रह गया। तो एक राज्य व्यवस्था में निर्णय लेने के लिए एक पदानुक्रम का होना जरूरी है, तभी निर्णय लिया जा सकता है। हमारे क्लास के अंदर ये एक सोसाइटी है, इसमें देखिए पदानुक्रम है। कल के कौन सा क्लास होगा ये क्लास तय करने का हमारा अधिकार आपके अधिकार से ज़्यादा है, हम तय कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर सबका अधिकार समान होगा तो फिर क्लास ही नहीं होने वाला है। कोई कुछ चाहेगा, कोई कुछ चाहेगा, तब तो कोई सामूहिक काम ही नहीं हो सकता है। तो हमेशा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो एक पदानुक्रम रखेगा। आर्थिक समानता असमानता, राजनीतिक समानता असमानता, इन दोनों को साथ मिला करके देखें तो हम मानव समाज का एक बड़ा अहम चरित्र गौर करते हैं, और वो क्या है, मानव समाज समान नहीं है। मानव समाज में कई पदानुक्रम निर्मित होते हैं, कई खराब पदानुक्रम भी निर्मित होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जैसे सामाजिक पदानुक्रम। अगर आप सामाजिक असमानता या सामाजिक पदानुक्रम बन रहा है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि समाज में किसी वर्ग के लिए विशेष चीज़ है, किसी वर्ग के लिए खराब है, ये गलत असमानता है, इसको नहीं होना चाहिए। तो वो एक अलग चीज़ है। कुछ उस तरीके की भी असमानताएं बन जाएंगी जिनको हम रोकने का प्रयास करते हैं, जो नहीं बनने देते हैं। लेकिन कई असमानताएं हम जानबूझ से निर्मित करते हैं। राजनीतिक असमानता देखिए कि मोदी जी, भारत का प्रधानमंत्री, पूरे भारत को कई महीनों के लिए लॉकडाउन में डाल सकता है। एक डीसी एक ज़िले में 144 लगा करके लोग को घर से बाहर निकलने से रोक सकता है, लेकिन आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े एक आदमी को नहीं भगा सकते। आप जाके बोलने जाइए तो बोलेगा कि रोड आपका है, भगाने का आपके पास अधिकार नहीं है उसके पास। तो ये अधिकार का बंटवारा क्यों है? हम लोकतंत्र में खड़े हैं, हमने जानबूझ के ये अधिकार का बंटवारा किया, हमने जानबूझ के ये पदानुक्रम निकाला कि एक आदमी प्रधानमंत्री होगा जिसके पास ज़्यादा अधिकार होंगे, एक आदमी ऐसा होगा। हमने ये व्यवस्था क्यों बनाई? क्योंकि मानव समाज में ऑर्डर, हमारा व्यवस्था इसी तरीके से आ सकता है। जहाँ पदानुक्रम हट जाएगा तो अव्यवस्था आ जाता है। अव्यवस्था कहने का मतलब फिर जो मन सो कर सकता है। अब सोचिए कि कोई नियम ही ना रहे कि रोड पे बाएं साइड चलना है, जो जिसको जेने मन होने चले, तब तो फिर हो गया, तब तो सिस्टम ही नहीं समूह के रूप में हम लोग काम कर पाएंगे। समूह के रूप में, और मानव चूँकि इतने लंबे प्रोसेस से अब तक इवॉल्व होते होते जिंदा बचे हैं, तो हमने अपने समाज को व्यवस्थित करने का तरीका ढूंढ लिया है। हम कई व्यवस्थाएं लेके आए। हम राजाशाही की एक व्यवस्था लेके आए, वो भी देखिए सामाजिक पदानुक्रम का, वो राजनीतिक व्यवस्था था, सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था थी, जहां ऊपर में एक राजा था, कुछ मंत्रीगण थे, नीचे में जनता था। एक राजनीतिक व्यवस्था का ही उदाहरण ले लीजिए, तानाशाही, वो भी एक राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि एक हायरार्की बन रहा है, ऊपर में एक आदमी है जो कि निर्णय ले सकता है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था, उपनिवेशवाद एक राजनीतिक व्यवस्था। बीच में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया 1617
इतिहास और ये आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, यूरोप के कई देशों ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्या बढ़िया आइडिया होता कि एगो दूसरा नीचे का साउथ का कंट्री को अपने अंदर जोड़ लेते, गुलाम बना करके पूरा देशे को रख लेते। उन लोग ये व्यवस्था भी ट्राई किए। मानवों के समाज में हमेशा से कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था रही है, क्योंकि बिना राजनीतिक व्यवस्था का बात नहीं होगा। इनफैक्ट आप कई धर्मों को देख लेंगे तो आप उनके अंदर में राजनीतिक व्यवस्था, सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था को देखेंगे, क्योंकि मानव समाज बिना राजनीतिक व्यवस्था के काम ही नहीं कर सकता है। हमारा सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था क्या है ना। हम अभी के समय लोकतंत्र में हैं और आगे की हमारी पढ़ाई ज़्यादा अभी मौजूदा व्यवस्था के ऊपर केंद्रित होने वाली है, जहां हम लोकतंत्र को समझेंगे। हम समझेंगे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करता है, इसमें कार्यकारिणी क्या है, इसमें एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियरी क्या है, ये पूरी व्यवस्था। ये तो आज की व्यवस्था तो बड़ी जटिल व्यवस्था हो गई है, लेकिन ये व्यवस्थाएँ हमेशा से रही हैं और धीरे धीरे आगे चलते हुए हम अलग अलग व्यवस्था को ट्राई किए। कुछ अच्छा आइडिया निकला, उसको अपना लिए, कुछ बुरा आइडिया निकला। देखिए ह्यूमंस ने, हमने एक समय दिमाग में ये विचार आया कि कितना बढ़िया आइडिया होता कि एगो दूसरा आदमी को पकड़ के अपने यहाँ गुलाम बना लेते। गुलामी व्यवस्था भी मानवों ने प्रयास करके देखा, लेकिन हमने क्या पाया, ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, ये काम नहीं करती हैं, ये जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये समस्या खड़ा करती है। और इन सारे हिट एंड ट्रायल मेथड से अभी तक हम पहुँचे हैं तो कहाँ पहुँचे हुए हैं, लोकतंत्र में, जहाँ पदानुक्रम तो अभी भी है, लेकिन बस बदला क्या है, पदानुक्रम में नीचे वाले लोग तय करते हैं कि हमारे ऊपर कौन होगा। ऊपर का पोजीशन जरूर होगा, प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा राजनीतिक अधिकार है, लेकिन वो कहीं से आके बैठा नहीं है, बल्कि नीचे वालों ने खुद से चुना। ये जो हमारे क्लास में जो पदानुक्रम बन रहा है, ये देखिए स्वैच्छिक पदानुक्रम है। कोई आकर के ज़बरदस्ती बंदूक लगा के ये पदानुक्रम नहीं बनाया, बल्कि स्वेच्छा से बना। एक स्वेच्छा से बना राजनीतिक व्यवस्था सबके लिए हितकारी होता है, और इस चलते लोकतंत्र हमको हम अब तक की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सबसे अच्छी व्यवस्था मानते हैं, है ना। बाकी की पढ़ाई हमारी लोकतंत्र के ऊपर ज़्यादा टारगेटेड है, लेकिन पहले थोड़ा सा हम पॉलिटी का ओवरव्यू और पीछे का बैकग्राउंड आपका जोड़ देना चाहते हैं। देखिए, अगर सारी व्यवस्थाओं को हम देखें, राजाशाही देखें, तानाशाही देखें, उपनिवेशवाद देखें, साम्यवाद देखें, समाजवाद देखें, जितनी तरीके की लोकतंत्र को इंक्लूड करके जितने राजनीतिक व्यवस्थाओं को हम देखते हैं, उनको हम असल में दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला श्रेणी हुआ जिसको हम कहेंगे केंद्रीकृत व्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। ये सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जहां निर्णय लेने का केंद्र एक है, या बहुत एक सेंटर में बैठा हुआ है, एक आदमी है जो कि सारा निर्णय ले रहा है। तो कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था देखें, अगर आप एक किसी परिवार को ही देख लें, तो एक परिवार में अगर एक पिताजी ही हैं जो कि सारा डिसीजन लेते हैं, या माताजी ही हैं जो कि सारा डिसीजन लेते हैं, चाहे किचन में क्या होना है, चाहे वहाँ पे क्या होना है, तो ऐसी व्यवस्था को आप क्या कर सकते हैं, ये केंद्रीकृत व्यवस्था, ये सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी है। उदाहरण, राजाशाही एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, तानाशाही एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, ये सभी केंद्रीकृत व्यवस्थाएं। दूसरे तरीके की व्यवस्था होगी जिसको हम कहेंगे विकेंद्रीकृत व्यवस्था। एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था कैसे दिखेगा, जहां सामूहिक निर्णय लेने का स्थल एक नहीं होकर के कई लोगों में बंट जाता है। ये निर्णय ये लेगा, ये निर्णय ये लेगा, ये निर्णय ये लेगा। जहां ऐसी व्यवस्था देख लें कि कोई एक नहीं होकर के कई एजेंसी में बटा हुआ है, तो वो हमारा विकेंद्रीकृत है। लोकतंत्र कैसी व्यवस्था है, एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, क्योंकि डाल्टनगंज के रोड पे स्ट्रीट लैंप कै बजे जलेगा, क्या यह निर्णय भारत का प्रधानमंत्री ले सकता है? नहीं, वो डाल्टनगंज नगर पालिका का निर्णय है जो कि कोई दूसरा नहीं ले सकता है। झारखंड के पुलिस बल में कितने कांस्टेबलरी होंगे, कितने कांस्टेबल होंगे, क्या भारत सरकार इसके बारे में निर्णय ले सकता है? जवाब है नहीं। पुलिस एक राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सरकार निर्णय लेगा। भारत चीन का संबंध कैसा होगा, क्या झारखंड सरकार इसके बारे में निर्णय ले सकता है? नहीं, वो केंद्र का विषय वस्तु है। ऐसा हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था। केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था और विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के बीच में जरा हम लोग तुलना कर लें, एक जनरल डिफ्रेंशिएट कर लें।
केंद्रीकृत व्यवस्था कैसे हुई? जहां राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों के हाथ में बैठी हुई है। विकेंद्रीकृत कैसा हुआ? जहां राजनीतिक शक्ति, और अब हम राजनीतिक शब्द से कंफर्टेबल धीरे धीरे होने चाहिए। राजनीतिक शक्ति मतलब सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति। कहीं भी राजनीति समझिए तो उसको रिप्लेस कर दीजिए सामूहिक निर्णय। बात हो रहा है कि दो लोगों को प्रभावित, कई एजेंसियों के हाथ में होती है। अब केंद्रीकृत राज व्यवस्था का कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? केंद्रीकृत राज व्यवस्था में निर्णय बड़े तेज लिए जाते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लिया जाता है। हम लोगों को देखे हैं जो कि कंप्लेन करते हैं कि भारत में लोकतंत्र बड़ा धीमा है। लोग कंप्लेन करेंगे कि संसद है जो कि काम धीमा कर रहा है, बोलेंगे कि सरकार है कि धीमा काम कर रहा है। अरे भाई, लोकतंत्र रफ्तार के लिए जाना ही नहीं जाता है। लोकतंत्र एक धीमी व्यवस्था है, तानाशाही तेज व्यवस्था, एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था फास्ट डिसीजन मेकिंग लेता है, क्योंकि निर्णय लेने का स्थल जो है एक जगह पे। एक उदाहरण हम देना चाहें, अगर मान लीजिए कि कुछ आप अपने छोटे बच्चे बुतरू लोग को, अगर आप एक अकेले एडल्ट हैं और आप कुछ बच्चे बुतरू को साथ में उठाते हैं और ले जाते हैं होटल में कि हम आज लंच कराते हैं तुम लोग को। यहाँ पे एक सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। सामूहिक निर्णय ये है कि ऑर्डर क्या होने वाला है, हम क्या मंगाने वाले हैं। एक निर्णय तो ऐसे हो सकता है कि आप हैं, बोल दीजिए कि हाँ भाई, जितना लइकन है सबके लिए पनीर चिली और चाउमीन लगा दो, काहे कि लइकन को पनीर चिली और चाउमीन पसंद है। फट से डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था के साथ कमी क्या है? इसके साथ कमी क्या है कि कोना में बैठा हुआ गोलू वो बोलेगा कि हम तो चाउमीन खाइबे नहीं करते, और मुंह खुला करके वो बैठ जाएगा। यानी कि इस तरीके के निर्णय में सभी खुश नहीं हो सकते। इसमें समावेशिता का अभाव होता है, सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। एक आदमी निर्णय ले रहा है। इसका दूसरा निर्णय लेने का तरीका क्या होगा कि हम खुद निर्णय लेने के बजाय हम बोल दें कि हाँ जाओ जी, पूछ लो कौन क्या खाएगा और उसके हिसाब से ऑर्डर लगाओ। इस प्रक्रिया में हमेशा निर्णय धीमा लिया जा पाएगा, है ना। अलग अलग काल में अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं आवश्यकता थी। अगर अशोक के काल में खड़े हैं तो हम उस समय में केंद्रीकृत व्यवस्था ही चला सकते हैं। विकेंद्रीकृत उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो काल था जबकि खतरे थे, बगल का राज्य अटैक करने वाला है, वो अटैक करने वाला है। अगर अशोक के समय में ये प्रोविज़न होता कि अशोक युद्ध पे निकला और सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL दायर कर दिया, कोई स्टे ऑर्डर निकल गया, तो फिर तो लड़ने से रह गया। एक केंद्रीकृत व्यवस्था में चूंकि कोई नियंत्रण नहीं होता है, इस चलते वो बहुत तेज निर्णय लेता है। एक आदमी ले रहा है, वो आज बोला कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आज के भारतीय लोकतंत्र को अगर युद्ध में जाना है तो उसको कितना मशक्क़त से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद भी कितने आसानी से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, संसद रोक सकता है। नियंत्रण का तत्व इसमें ज़्यादा है। तो तेज कौन है? केंद्रीकृत। और विकेंद्रीकृत असल में धीमा होता है ना। लेकिन धीमा होने का फायदा क्या है? ये जब चलता है तो सबको साथ लेकर के चलता है। ये धीमा बढ़ रहा है, लेकिन जब बढ़ रहा है तो सबको, समावेशिता इसके अंदर में ज़्यादा होगी। दूसरा एडवांटेज इसमें क्या है केंद्रीकृत व्यवस्था में, कि इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर अटैक हुआ, अगर आप इमरजेंसी में आ गए, तो चूंकि 4 लोग से पूछने की ज़रूरत नहीं है, 4 लोग से रोकने टोकने का नहीं है, तो आप आसानी से उस खतरे को निकल सकते हैं, उससे आप पार पा सकते हैं। जबकि विकेंद्रीकृत व्यवस्था कम सुरक्षित और कम स्थिर है, दोनों में जो है सो कम है। लेकिन निगेटिव साइड में आते हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था के साथ निगेटिव क्या है? चूँकि एक आदमी के हाथ में बिना नियंत्रण का हम इतना ताकत सौंपते हैं, इस चलते वो शोषक हो सकता है। हमारे पास अकबर जैसा बढ़िया राजा आया तो जनता का बल्ले बल्ले, लेकिन औरंगजेब जैसा लोग आ गया तो फिर कष्ट भी हो जाने वाला है। शोषण किस में कम होगा? जिसमें ज़्यादा लोगों की भागीदारी है, ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में शोषण नहीं या कम होगा, हम इतना बोल सकते हैं। दूसरा चीज़, लोगों के हित किस में ज़्यादा सुरक्षित रखे जा सकते हैं? लोगों के हित विकेंद्रीकृत में ज़्यादा सुरक्षित रखे जा सकते हैं, क्योंकि लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। ये है केंद्रीकृत व्यवस्था और ये है विकेंद्रीकृत व्यवस्था।
इतिहास के उस समय में जब हमारे पास खतरे ज़्यादा थे, जबकि फास्ट निर्णय मेकिंग था, तो उस समय में डेमोक्रेसी जैसा चीज़ टिक भी नहीं पाता। अब लोग अगर डेमोक्रेसी बतियाने चलते तो कब अटैक हो करके पड़ोसी जो है सो राज्य कब्जा लिया, ये अलग हो गया, उस समय के लिए वही उपयुक्त था। लेकिन आज के विश्व में जब हम खड़े हैं, जब हमारे पास रक्षा चुनौतियाँ, सुरक्षा चुनौतियाँ हमारे पास कम हैं, तो हम अब समावेशिता या क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था को अपना करके, एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था। इस चलते आज हम लोकतंत्र को चलाते हैं। लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताएं कि भारतीय संविधान में एक विशेष स्विच है, एक ऐसा स्विच है जो कि ज़रूरत पड़ने पे भारतीय राज व्यवस्था का मॉडल ही बदल देता है। मतलब ये एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था रातों रात एक्सट्रीम केंद्रीकृत हो जाएगी। और ये प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान, इमरजेंसी कहलाता है। इमरजेंसी वो स्विच है जो कि कभी भारत अगर खतरे में आता है तो वो अगर लागू हो गया तो भारत डिसेंट्रलाइज से अचानक रूप इसका बदल जाएगा, हाईली सेंट्रलाइज हो जाएगा, राज्य सरकार का वैल्यू खत्म हो जाएगा, सेंटर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में उठा लेगा। क्यों ऐसा व्यवस्था है? क्योंकि खतरे के परिस्थिति में निपटने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है। उस समय में समस्या आ जाएगी। एक टेम्पररी प्रोविज़न डाला है कि खतरे में आए सेंट्रलाइज कर दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया का कंट्रोल उठा लेगा, वहाँ से रन करेगा। जब खतरा निकल गया तो वापस से फिर नॉर्मल टाइम में विकेंद्रीकृत रख लीजिए और नागरिक अधिकार जो है वो आप एंजॉय करते रहिए, है ना। तो ये एक बात रही कि राजव्यवस्थाओं का, राजव्यवस्था क्या है, राजनीति शास्त्र में हम पढ़ क्या रहे हैं और अब तक की राजव्यवस्थाओं में हम पैटर्न क्या देखते हैं, प्रारूप क्या देखते हैं। हमको ज़्यादा पीछे वाली व्यवस्था के मॉडल में काम करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देखेंगे। राजव्यवस्था से विकेंद्रीकृत राजव्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार किसका? ये इमरजेंसी हम लोग इसको डीप में पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है लेकिन उस पर नियंत्रण होता है। हमारा पार्लियामेंट उसको रोक सकता है, पार्लियामेंट को ऑथोराइज करना पड़ता है, लेकिन वो एक प्रावधान है, एक लोकतांत्रिक प्रावधान है जिसे टेम्पररी पर्पस के लिए वो परमानेंटली शिफ्ट नहीं करता है। आपातकाल में हम लोग जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे तो आपातकाल को हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि आपातकाल क्या है, कैसे लागू किया जाता है, भारत में अब तक आपातकाल किस तरीके से चला, कैसा रहा, है ना। तो ये बेसिक बातें जो हैं हम लोग कर लिए। अब कुछ एक कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग और बात करें और इसको जो है सो हम कल के लिए डेफर कर दें, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि नए आइडियाज़ और नए विचार आ रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल हो जाएं और कल जो है सो इसी के ऊपर बिल्ड करेंगे। तो आज वाली बातें हमारे पास ग्राउंड के रूप में काम करेगी और कल हम लोग थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं। कुछ अब भारतीय राज व्यवस्था या आधुनिक राज व्यवस्था के कुछ सिद्धांत, कुछ कॉन्सेप्ट से हम लोग मिलते हैं कि चीज़ें क्या हैं। देखिए, पहला चीज़ जो हम एड्रेस करना चाहेंगे वो है गणतंत्र और लोकतंत्र। ये जो शब्द हैं पॉलिटी में बड़े स्पेसिफिक शब्द हैं और इनका मतलब समझ में आना जरूरी है। गणतंत्र और लोकतंत्र ये राज व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक है। पहले गणतंत्र से मिले। गणतंत्र कहने का मतलब एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसका प्रथम नागरिक, हर राज व्यवस्था में एक प्रथम नागरिक होगा क्योंकि हायरार्की बनेगा, तो एक राज व्यवस्था का प्रथम नागरिक क्या चुना गया है या वंशानुगत है। अगर चुना गया है तो वो गणतंत्र है, अगर वंशानुगत है तो वो गणतंत्र नहीं है। उदाहरण के तौर पे बात करें, भारत का जो प्रथम नागरिक है वो भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन वो एक चुना हुआ व्यक्ति ही हो सकता है। इस चलते हम भारत को क्या कहेंगे, वो गणतांत्रिक है। तो भाई गणतंत्र से लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर है? लोकतंत्र का पहले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र हम तब कहेंगे जबकि नीचे वाले जनता ऊपर वाले अपने पदानुक्रम से ऊपर वाले लोगों को अगर तय कर सके, नीचे वाला ये तय कर पाए कि हमारे ऊपर कौन होने वाला है, तब आप कहिएगा कि लोकतंत्र है। जहाँ जनता की भागीदारी आपको नजर आएगी, और सभी जनता की, सिलेक्टिव जनता की नहीं। 4 जनता के लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, सभी जनता के लोगों की भागीदारी नजर आएगी और जनता के द्वारा अपने ऊपर का पदानुक्रम, हमसे ऊपर कौन होने वाला है, ये तय किया जाएगा, तो वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र
ब्रिटेन में भी है, बल्कि ब्रिटेन का लोकतंत्र हम लोग यहाँ पे अपनाते हैं, पार्लियामेंट्री व्यवस्था वहीं से आया है। लेकिन ब्रिटेन और भारत में अंतर क्या है कि ब्रिटेन लोकतंत्र तो है पर गणतंत्र नहीं है, भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है, चुनाव होते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति के समतुल्य ब्रिटेन में रानी होती है। तो चूंकि रानी के पद पे नए आदमी को आप इलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस चलते ब्रिटेन को आप क्या देखेंगे, वो एक गैर लोकतांत्रिक गैर गणतांत्रिक लोकतंत्र है, या उसको हम मोनार्कियल डेमोक्रेसी कहेंगे। भारत गणतांत्रिक लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र में ये डिफरेंस है। गणतंत्र सिर्फ पहले व्यक्ति पर, कई लोगों को हम मेंस में आंसर लिखते हुए देखे हैं, तो और हम उसमें गौर क्या किए हैं कि लोग लोकतंत्र पे बोलते बोलते प्राचीन भारत के इतिहास में बोलने चले जाते हैं। ये बात गलत होगा। प्राचीन भारत में हमको गणतंत्र नज़र आता है, लेकिन लोकतंत्र नज़र नहीं आता है। गणतंत्र जहाँ कहीं 4 मुखिया अपने में से हेड मुखिया चुनने लग जाएं तो क्या हो गया, गणतंत्र तो हो गया। लेकिन 4 मुखिया जनता के द्वारा अगर चुने गए व्यक्ति नहीं हैं तो फिर वो क्या है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होगी। लोकतंत्र भारत में उपनिवेशवाद के बाद आएगा। गणतांत्रिक व्यवस्था हमको भारत में जनजातीय समाज में भी नज़र आएगी और प्राचीन भारत के अलग अलग साम्राज्यों में भी नज़र आएगा। पहड़ा पंचायत जो झारखंड में हम लोग देखेंगे वो एक गणतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ पे कि कई पहड़ा वाले जो राजा हैं वो मिल करके अपने पहड़ा राजा को चुन रहे हैं। लेकिन क्या नीचे में लोकतंत्र है? नहीं। एक जनजातीय समाज सीनियरिटी के ऊपर बैठा है, जो एक कबीले का जो मुखिया है वो वोट जीत के नहीं आया है, बल्कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ही बन सकता है और कोई नहीं, है ना। तो लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में ये अंतर। अब गणतंत्र को अगर हम बाहर निकाल दिए तो आइए हम लोग थोड़ा लोकतंत्र के ऊपर चर्चा करें। लोकतंत्र को अब तक हमने कैसे डिफाइन किया कि जहाँ कहीं नीचे के आम लोगों की भागीदारी आपको और सभी आम लोगों की भागीदारी पदानुक्रम के निर्धारण में नज़र आने लग जाए तो आप उसको लोकतंत्र कह सकते हैं। अब दुनिया में लोकतंत्र के कई रूप हैं। इंडिया का जो लोकतंत्र है वो अमेरिका के लोकतंत्र से अलग है, जो ब्रिटेन का लोकतंत्र है वो इंडिया के लोकतंत्र से अलग है। लोकतंत्र के कई रूप हैं, दुनिया में लोकतंत्र का कोई एक रूप नहीं होता। आइए कुछ लोकतंत्र के रूपों पे हम पहले चर्चा करें। एक तरीके का लोकतंत्र होता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसा दिखता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा दिखता है कि हर राजनीतिक निर्णय में, और मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, हर राजनीतिक निर्णय में सभी जनता की भागीदारी होगी। भारत में अभी कुछ दिन पहले राजनीतिक निर्णय लिया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट को हमने अमेंड करके बिना हेलमेट चलाने का फाइन बढ़ाया, है ना। ये एक राजनीतिक निर्णय हुआ, क्योंकि फाइन बढ़ा तो सभी भारतीयों के लिए बढ़ा। ये एक राजनीतिक निर्णय हुआ, लेकिन क्या आपने इसके ऊपर मतदान किया कि हम फाइन बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? नहीं किया। अगर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते तो इसके लिए भी आपसे पूछा जाता। आपसे पूछा जाता कि बोलिए इस मैटर पे क्या करें, आपसे पूछा जाता कि बोलिए इस मैटर पे क्या करें। हर निर्णय में हर नागरिक की भागीदारी। दुनिया में कुछ ही कुछ देश हैं जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमको देखने को मिलता है। एक तो स्विट्जरलैंड है, छोटा देश है, वहाँ पे जो है सो प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है। इसके विपरीत दूसरे तरीके का जो लोकतंत्र होता है उसको हम प्रतिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बड़े इलाके को छोटे छोटे निर्वाचन मंडलों में तोड़ देते हैं। हम इलाके वाइज छोटा छोटा इलाका कह देंगे और हर इलाके को एक निर्वाचन मंडल का संज्ञा देंगे। हर निर्वाचन मंडल में जितने लोग रह रहे हैं इनको बोलेंगे कि आप अपने मध्य से एक आदमी को चुन करके भेजिए, और ये आदमी कौन होगा, हम मानेंगे कि इस पूरे इलाके का प्रतिनिधि है। जैसे कोर्ट में वकील अपनी बात नहीं कह रहा होता है, अपने क्लाइंट की बात कह रहा होता है, वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये जो चुना गया व्यक्ति है ये अपनी बात नहीं कह रहा है, ये जिन लोगों ने उसको चुना है ये उनके लिए बात कह रहा है, ये उन लोगों का प्रतिनिधि है।
इस तरीके की व्यवस्था में राजनीतिक निर्णय कैसे लिए जाएंगे? सभी नागरिकों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ नागरिकों के प्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करेंगे। अगर नागरिक के प्रतिनिधि किसी निर्णय को हाँ कहते हैं तो हम क्या मानेंगे कि सब लोगों का ही निर्णय है ना। तो इस तरीके का डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। भारत में और दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, अधिकांश लोकतंत्र आपको रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि ही नजर आएगा। क्यों ऐसा है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बीच में मूल अंतर क्या है, और भारत में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्यों नहीं अपनाएं? पहला तो यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, चूँकि हर निर्णय जो है हर किसी से पूछना है। तो अगर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रह रहे होते तो डेली आपको एक आध गो वोट देते रहना होता कि इस बारे में क्या डिसीजन ले, इस बारे में क्या डिसीजन ले, सरकार आपसे पूछे बगैर कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये धीमा हो जाएगा। भारत में जितनी बड़ी जनसंख्या है, हमको एक बार आम चुनाव करना पड़ता है तो हम 2 महीना 3 महीना पूरे भारत का प्रशासनिक मशीनरी लगाना पड़ जाता है। सोचिए कि दिन काम करना पड़ जाए तो हमको कितना बड़ा व्यवस्था चाहिए होगा ऐसा करने के लिए। दूसरा कारण, भारत के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों ठीक नहीं है और प्रातिनिधिक लोकतंत्र हमको क्यों सूट करता है। देखिए, लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों ही उसके संख्या में है। लोकतंत्र की ताकत भी यही है कि वो संख्या पे काम करता है, और लोकतंत्र की कमजोरी भी यही है कि वो संख्या पे काम करता है। एक उदाहरण देना चाहेंगे। सपोज़ करें कि एक रात का समय है, और रात के समय घर का कोई बच्चा बुतरू जो है कुछ उटपटांग खा लिया होगा और रात में उसको पेट दर्द शुरू हुआ। रात में पूरा परिवार परेशान होकर के, लंबा चौड़ा बड़ा परिवार है, पूरा परिवार रातों रात उसको उठा के हॉस्पिटल में गया, देखे क्या हो। रात के समय हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक नर्स बैठा था, और इन लोग पूरा परिवार 12-15 का समूह जो है सो पहुंचा। देखिए बच्चा को देखिए। डॉक्टर बोला कि इसमें आइबुप्रोफेन चला देना है, और एक दवा का नाम देता है कि ऐसे ऐसे करके चलाओ। लेकिन इस परिवार में, हर परिवार में कोई एगो काबिल आदमी होता है। हम उदाहरण के लिए बताना चाह रहे हैं, हर परिवार में एगो कोई काबिल आदमी होता है, जिससे कि ज़मीन से लेकर के कुछ चीज़ सबके बारे में पूरा परिवार मानता है कि वो बहुत काबिल आदमी है, कुछ सलाह लेना है तो उनके पास में। मान लीजिए कि इस परिवार में भी कोई एक मौसा जी, फूफा जी, कोई एक थे जो कि काबिल आदमी थे। इनका क्या विचार था कि ना आइबुप्रोफेन ठीक नहीं है, पैरासीटामोल चलाइए। अब अगर संख्या बल को देखें तो आपके परिवार रात के एक अकेले डॉक्टर पे ज़्यादा भरोसा करने के बजाय जो है सो ज़्यादा भरोसा कर रहा है मौसा जी के ऊपर। मौसा जी को जानता है कि मौसा जी काबिल है ना। पूरा परिवार एक तरफ, डॉक्टर एक तरफ। संख्या बल लोकतंत्र के लिए कई बार निगेटिव हो जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज की संख्या एक तरफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि निर्णय वो सही ले रहा जा रहा है। संख्या, अगर कायदे से क्या होना चाहिए कि इस एक अकेला भले डॉक्टर है, इसके बात को ज़्यादा वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है, ये इस काम को करता है, वो जानता है। संख्या एक तरफ खड़ा होकर के बोलने लग जाए तो उससे ये ओवरराइड नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की ये तो कमी है। लोकतंत्र तो अगर संख्या एक गलत पक्ष में चला जाए तो बात गलत ही होगा, लोकतंत्र तो कभी वो आउटकम निकालेगा नहीं। लेकिन लोकतंत्र की इस कमी को हम कम कर सकते हैं प्रातिनिधिक लोकतंत्र निकाल करके। क्योंकि अगर मान लीजिए कि टेक्निकल विषय पर निर्णय लेना है, निर्णय इस बात पर लेना है कि भारत का बायोटेक नीति क्या हो, भारत का अंतरिक्ष नीति क्या हो, भारत को अगले साल में अंतरिक्ष में कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये निर्णय अगर आप आम जनता से लेने चल जाइएगा तो संख्या तो एक तरफ निकल करके आ जाएगा, लोग आंख बंद करके वोटिंग मार देगा कि ऐसे कर लीजिए। लेकिन जस्ट बिकॉज की संख्या एक तरफ आया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि निर्णय सही निकाला जा रहा है। सही निर्णय कौन ले सकता है? जो कि उसमें विशेषज्ञ हो। तो और भारत में ऐसे भी शिक्षा की स्थिति खराब है, लोगों को समझ नहीं है विषय का, ज़बरदस्ती फोर्स कीजिएगा तो उलूल जुलूल डिसीजन निकलने लगेगा। आप प्रातिनिधिक लोकतंत्र में क्या निर्णय लेते हैं, क्या आप व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं कि आम जनता निर्णय नहीं लेगा, बल्कि जनता ने एक स्पेशलिस्ट को चुना है जो कि यही काम करता है, जिसको विदेश नीति पता है, जो कि 5 बार से हमारा विज्ञान मंत्री रह चुका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुका है, जो कि बायोटेक को समझता है, जो स्पेस को समझता है, वो ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाएगा। तो ये हम पक्ष क्या रख रहे थे कि भारत के लिए अब ये रिप्रेजेंटेटिव व्यवस्था ही क्यों मायने रखती है।
अब इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम देखेंगे तो दुनिया में दो मॉडल नज़र आते हैं। एक मॉडल नज़र आता है राष्ट्रपति मॉडल, जो कि आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, और दूसरा वेस्टमिनिस्टर मॉडल नज़र आएगा, जो कि निकला तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से है, लेकिन भारत में भी हम उसी व्यवस्था को अपना रहे हैं, हालांकि वो यूके की व्यवस्था से अलग व्यवस्था है। इन दोनों में क्या अंतर है? एक राष्ट्रपति मॉडल और वेस्टमिनिस्टर मॉडल में क्या अंतर है? मेन अंतर है इसके कार्यकारिणी का, निर्णय कौन लेता है। प्रेसिडेंशियल मॉडल में एक ही व्यक्ति होता है, एक ही प्रेसिडेंट होता है जो सारे एग्जीक्यूटिव निर्णय लेगा, एक ही पर्सन। अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति, बस वही। वेस्टमिनिस्टर मॉडल में एक नहीं दो व्यक्ति होते हैं। ऊपर वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, नीचे वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। काम राष्ट्रपति के नाम पे होगा, यानी कि नाम को दिखाने के लिए जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति खुद से कोई निर्णय नहीं लेगा। राष्ट्रपति वही काम करेगा जो प्रधानमंत्री उसको करने के लिए बोलेगा। तो एक नाम का मुखिया हो जाता है, एक काम का मुखिया हो जाता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल में टॉप टियर में दो लोग होंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो हो जाएंगे। इस वेस्टमिनिस्टर मॉडल के भी दो प्रारूप आपको भारत में देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा जो कि यूके में है, और एक देखने को मिलेगा जो कि भारत में है। और यूके और भारत के मॉडल के बीच का क्या डिफरेंस है, ये हम लोग गणतंत्र और लोकतंत्र के समय में ही परिभाषित कर चुके थे। यूके क्या है, एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, वहाँ पे राजाशाही है, और भारत क्या है, एक गणतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ पे कि गणतंत्र है ना। तो लोकतंत्र के इतने सारे रूप और ये वाला चीज़ रहा। वेस्टर्न में मोनार्की दोनों है सारे इसमें। वेस्टर्न में ही है तो दोनों ही। वेस्टमिनिस्टर मॉडल का ही दो रूप हो सकता है, एक गणतांत्रिक रूप भी हो सकता है, एक गैर गणतांत्रिक। जो पूरा बात है कि लोकतंत्र और गणतंत्र अलग चीज़ है। एक लोकतंत्र बिना गणतंत्र के भी हो सकता है, और एक गणतंत्र बिना लोकतंत्र के भी हो सकता है। गणतंत्र और लोकतंत्र में कंफ्यूज नहीं करें, दोनों जो है सो एक जैसा सुनने में लगता है, लेकिन दो स्पष्ट विचार है, दोनों अलग अलग चीज़ें है ना। ऐसा करते हैं कि आज के डिस्कशन को हम यहाँ तक वाइंड अप करें, और कल इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कुछ और पॉलिटिकल साइंस के बेसिक आइडियाज़ पे बात करेंगे संविधान पे उतरने से पहले। ये आइडियाज़ हमको पहले समझ में आ जाने चाहिए, तब हम संविधान पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या कि उनमें ये चीज़ें बार बार आएंगी, तो हम पहले कुछ कॉमन बेसिक चीज़ों को बाहर निकाल लें। इतना समझ हमारे पास रेडी होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ने के लिए, है ना। बाकी दो तीन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास के एंड पे आपको दे देंगे। आज के टॉपिक जो हम बात किए हैं इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर लिख सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए तो आज के लिए। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए कि विकेंद्रीकृत एवं केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था में मुख्य भेद क्या हैं? प्रश्न चिन्ह। क्या भारत एक पूर्णतः विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था है? 3 पेज में लिखिएगा, अभी हम आपको लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं। क्या भारत में पूर्णतः विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था है? दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट बनाइए, लोकतंत्र के कई रूप हैं। और इस बात को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, आगे पीछे कोट मार्क कर दीजिए और टिप्पणी करें। वो एक पंक्ति दे दिए हैं, आपको उस पंक्ति पर टिप्पणी करनी है। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आज के डिस्कशन के ऊपर आप रखिए। आज का पूरा डिस्कशन जो है वो इन दो क्वेश्चंस के जवाब देने के ऊपर बैठा हुआ है ना। ऑलराइट, आज के डिस्कशन को यहाँ हम लोग वाइंड अप करें। आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी के पास अगर डाउट, क्वेश्चन या इशू हो तो प्लीज़ रेज।
हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारा चीज़ जो है वो ज़्यादा स्थिर चले, तो हम लोग पहले क्लास में प्रेजेंटेशन वाला फॉर्मेट पहले अपना लेंगे और क्लास के लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो एक साथ चीज़ों को निपटा लेंगे, है ना। वो ज़्यादा व्यवस्थित चीज़ जो है वो चलेगा इस तरीके से। बाकी आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी के पास डाउट क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रेज। ऑलराइट, ठीक है, कल हम लोग इसी टॉपिक में यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ शुरुआती विचार रेडी हो जाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ऑलराइट, आज के डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, कल मिलते हैं।